क्या है ना। देखो जब क्या होता है, जिसको हम एमिनोस्टेटिस भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है, आप सभी को पता है, जब माता क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है ना, जब माता की संगर्भता रहती है और उसके जो क्या है यहाँ पर उसके क्या है, गर्भाशय में कौन पल रहा है, शिशु पल रहा है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, ये जो शिशु होता है वो देख रहे हो एक थैलीनुमा संरचना के अंदर पैक हो रखा है ना, यूं ही टच में नहीं है, एक थैलीनुमा संरचना में पैक्ड हो रखा है। इस थैलीनुमा संरचना की जो मेम्ब्रेन होती है ना, इसकी जो झिल्ली होती है, इसे हम एमनियन कहते हैं। झिल्ली को हम क्या कहते हैं, एमनियन कहते हैं। किसकी, ये जो थैलीनुमा संरचना है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो ये जो शिशु होता है, ठीक है, शिशु किसके अंदर पैक्ड है, एक थैलीनुमा संरचना के अंदर, थैलीनुमा संरचना के अंदर पैक्ड है। और इस थैलीनुमा की जो झिल्ली है इसे हम क्या कहते हैं, एमनियन कहते हैं, एमनियन कहते हैं, ठीक है। इस एमनियन के अंदर ही, इस एमनियन मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि इस थैली के अंदर जो शिशु है उसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या भरा होता है, एक द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, एमनियोटिक द्रव कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एमनियोटिक, एमनियोटिक जो द्रव होता है, एमनियोटिक द्रव जो होता है ये भरा होता है इस थैले के अंदर, एमनियोटिक द्रव भरा होता है। तो जब क्या होगा, शिशु वृद्धि करता है ना, तो उसकी बॉडी की कुछ सेल्स जो होती है वो टूटती भी है ना, वृद्धि कर रहा है, लगातार विभाजन हो रहा है, तो कहीं ना कुछ सेल क्या होती है, टूट करके इस द्रव में मिल जाती है, ठीक है। जो क्या होगी, शिशु की क्या होती है, कुछ सेल्स होती है, कुछ कोशिकाएं होती है। जब उसके विकास की क्रिया चल रही है तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी का विकास में विभाजन की क्रिया हो रही है, और इस विभाजन को करते करते उसकी कहीं ना कहीं जो बॉडी की सेल्स होती है वो टूटती है, और कहीं ना कहीं वो किसमें मिल जाती है, इस द्रव में मिल जाती है, ठीक है। अब देखो लोग क्या करते थे पहले टाइम के, वो क्या करेंगे, वो जाते थे अस्पताल और वहां पर क्या करते थे, कोई भी जो उनकी वाइफ होगी या उनकी बहू होगी वो क्या करते थे, इस एमनियोटिक द्रव का परीक्षण करते थे। अब देखो इसका वैसे यूज क्या किया जाता है आज के टाइम पर, अगर किसी, देखो आज के टाइम पर तो ये जो लिंग का पता लगाना है ये क्या हो गया, कानूनी अपराध हो गया है ना। आपने देखे भी होंगे बहुत सारे बोर्ड्स में जहां पर दिखा होगा आपने कि क्या, जो भी लोग, एक सासू रहती है, एक ससुर जी रहते हैं, बेटा रहता है, वो जेल के पीछे रहते हैं। क्यों रहते हैं वो, क्योंकि उन्होंने ये अपराध किया रहता है। वो लोगों को जागरूक करने के लिए कि अगर आप लोग लिंग का पता लगाओगे तो आपको क्या होगी, सीधा जेल होगी, और अगर कोई भी डॉक्टर ये काम करता है तो उसको भी साथ में क्या होगी, जेल होगी, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल इस प्रोसेस का यूज किसके लिए किया जाता है। अब देखो इसकी सेल्स अगर पड़ी हुई है तो यहाँ पर देखो लिंग का पता तो लगेगा है ना, लिंग का पता तो लगेगा, क्योंकि हम देखेंगे सेल्स में भी तो गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं, लिंग का पता तो लगेगा। लेकिन आज के टाइम पर इसका जो यूज किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, कि आखिर इस भ्रूण में किसी तरीके का कोई भी आनुवांशिक रोग तो नहीं है ना। यहाँ पर क्या देखा जाता है, आनुवांशिक रोग के बारे में, यानी कि ये जो भ्रूण है जिसका विकास हो रहा है एक शिशु के रूप में, इसमें कोई आनुवांशिक विकार तो नहीं है। और अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का आनुवांशिक विकार है तो उसको क्या किया जाता है, जब ये शिशु यहाँ गर्भ में ही है तो कोशिश करी जाती है कि गर्भ में ही उस आनुवांशिक विकार का उपचार कर लिया जाए, ताकि जब भी वो बच्चा जब कहाँ आए, बाहर आए, तो वो स्वस्थ बन करके आए। इसका उद्देश्य ये था। लेकिन लोग क्या करते, गलत फायदा उठाते हैं ना, हर चीज का अगर उन्हें ऐसे लगने लग जाती है कि कोई अच्छी चीज है, उसका भी क्या करने लग जाएंगे, गलत उपयोग करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर इस जो क्रिया थी, ये जो उलू भेदन की क्रिया थी, इसको क्या कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्लियर हो गया, बस यही छोटा सा टॉपिक था, इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी लाइन से अगर आप पढ़ोगे तो वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो उल्व भेदन क्या होता है, बढ़ती माता भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्व भेदन जांच, लिंग परीक्षण व वैधानिक प्रतिबंध तथा व्यापक बाल प्रत्यक्षीकरण, टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम को भी शामिल किया गया। ये सब जन स्वास्थ्य के अंतर्गत के पॉइंट थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यही बात उल्व भेदन के बारे
बारे में क्या कह रहा है, एमनियोस्टैटिस में एमनियोटिक द्रव, ये ध्यान रखना है, एमनियोस्टैटिक में जो आपका उल्ब भेदन की क्रिया है इसमें कौन होगा, एमनियोटिक द्रव जो होता है में भूले पदार्थों व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। वो जो कोशिकाएं आ जाती है उस एमनियोटिक द्रव में उसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण अच्छे के लिए किया जाता है लेकिन लोगों ने उसको क्या करा है, दुरुपयोग करा है लिंग परीक्षण के लिए। उस सेल में क्या है, बहुत सारी चीजों का आपको यहाँ पर भ्रूण के विकास की अवस्था में ही पता चल जाएगा। भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान काफी सारी बीमारियों का पता चल जाएगा, रोगों का पता चलता है। तो देखो इस विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक विकार कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों और अनुसंधानों को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये जितने भी रोग है ना आपके, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, साथ ही साथ क्या है, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे के सारे क्या है, मेंडेलिय विकार है। ठीक है, इन सब का पता लगाया जाता है, यानी कि इसमें क्या है, जीन कहीं ना कहीं खराब हो जाता है तो इसका पता लगाया जाता है। इन सारे के सारे रोग को आप पढ़ोगे मेरे साथ, कहां, चैप्टर नंबर 5 में हम डिटेल में इनका अध्ययन करेंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, हीमोफीलिया क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये क्या है, एक क्रोमोसोमलीय विकार, क्रोमोसोमलीय विकार, यानी कि इसमें क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या कम ज्यादा ऐसे होने लग जाती है। ठीक है, अभी इतना ध्यान रखो, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोमलीय विकार होता है, गुणसूत्र की संख्या ज्यादा हो जाती है और इस तरीके के ये जो विकार होते हैं इन्हें हम आनुवांशिक विकार कहते हैं। ठीक है, सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने का या विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक, वैसे तो आप आगे भी पढ़ोगे, सहेली नामक एक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत के लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था में की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। अब सहेली का कहाँ उपयोग होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक में, जो कि है हमारा जनसंख्या विस्फोट। सबसे पहले आपको पता है जनसंख्या क्या है, ये जो इतनी बड़ी आबादी है ना, ये देख रहे हो, इस तरीके से जब क्या हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हम कब कहते हैं, जब हम संसाधनों का उस तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि एक हम वस्तु की बात कर रहे हैं, क्या हम बात कर रहे हैं कि किसी क्षेत्र में क्या है, कोई भी सोर्स हम ले लेते हैं, पानी का बात कर लेते हैं, है ना, पानी का लीक। जब उस पानी का यूज उस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर पाते और किसके कारण, जनसंख्या ज्यादा होने के कारण, तो इसी को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ये जो जनसंख्या विस्फोट है ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा समस्या बनकर है, यानी कि सबसे बड़ी समस्या बन चुका है आज के टाइम पे। क्यों हो रहा है, इससे क्या होगा, हर व्यक्ति के लिए जब जनसंख्या अधिक होगी तो धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे भोजन में कमी आने लग जाएगी। जो आपकी महंगाई बढ़ रही है वो किस कारण से बढ़ रही है, जनसंख्या अधिक है ना। यानी कि लोगों को क्या चाहिए, अब आपकी महंगाई, जैसे कि जो सब्जियां है वो महंगी क्यों होंगी, जहां पर डिमांड ज्यादा आएगी। जनसंख्या ज्यादा है तो वो डिमांड उस चीज की ज्यादा करेंगे, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, वो चीजें और महंगी हो जाएगी। क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये जो जनसंख्या विस्फोट है ये एक तरीके की समस्या बन गया है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर आपको क्या करने हैं, जनसंख्या विस्फोट में केवल और केवल आंकड़ों को याद करना है। आपके पास जनसंख्या विस्फोट के क्या दिए हैं, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट के कुछ आंकड़े दिए गए हैं, कहां का, विश्व का और साथ ही साथ भारत का। ठीक है, हाँ बिल्कुल आयुष्मान ओझा, अब जनसंख्या भारत की काफी ज्यादा आगे बढ़ गई है। तो ये जो चैप्टर है वो हमारे भारत देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ाने में उनका बहुत ज्यादा योगदान हो रहा है। हर छठा व्यक्ति भारतीय है जनसंख्या में, आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले विश्व की। तो हम यहाँ पर लेते हैं कब 1900 में क्या थी जनसंख्या, ठीक है, फिर उसके बाद 2000 में कितनी हुई जनसंख्या, और उसके बाद 2011 का दे रखा है ना आपको, 11 में कितनी भी। तो यहाँ पर क्या क्या आंकड़े आएंगे आपके, ये भी देख लो। क्या क्या था, विश्व की बात करते हैं,
विश्व में, और भारत में आपको आंकड़े दिए गए हैं, भारत में आंकड़े, ठीक है। तो देखिए विश्व में जब 1900 सन 1900 की बात कर रहे हैं, तो 1900 में जब विश्व की जनसंख्या की हम बात करेंगे तो ये लगभग कितनी थी, 2 अरब। कितनी थी, 2 अरब थी। अरब यानी कि 2 अरब लगभग कितने होते हैं, 2000 मिलियन। लगभग कितनी जनसंख्या थी, 2000 मिलियन थी। लेकिन अगर हम विश्व की बात करें वहां तो 2 अरब थी, और इसी समय 1900 की बात में ही जो भारत की जनसंख्या थी वो कितनी थी, वो याद रखोगे 350 मिलियन थी, ठीक है। कितनी थी, 350 मिलियन थी। फिर उसके बाद हम आगे आए, उसके बाद 2000 की बात कर रहे हैं। 2000 की जब हमने बात करी तो यहां पर जो विश्व की जनसंख्या थी वो 2 अरब से बढ़ करके कितनी हुई, 6 अरब हुई। कितनी हुई, 6 अरब हुई, ठीक है। 6 अरब बहुत ज्यादा होता है, लगभग 4 गुना क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में लगभग 2000 में जब जनसंख्या गिनी गई तो यहाँ पर 350 से बढ़ करके कितनी हो गई थी, यहाँ पर पहुंच गया था, लगभग 1 अरब जनसंख्या पहुंच गई थी केवल भारत देश की, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम 2011 में विश्व जनसंख्या को देखते हैं, जनगणना देख रहे हैं, तो ये कितनी बढ़ गई थी, ये बढ़ गई थी 7.2 अरब बढ़ गई थी, ठीक है। कितनी, 7.2 अरब बढ़ गई थी, ठीक है। और यहां पर अगर भारत की जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं तो भारत की जनसंख्या बढ़ गई थी कितनी, 1.2 बिलियन। कितनी बढ़ गई थी, 1.2 बिलियन बढ़ गई थी। तो आप देख रहे हो कि जनसंख्या में भारत लगभग कहां बढ़ रहा है, उसका योगदान जो है वो सबसे ज्यादा है। क्यों हो रहा है, शिक्षा के अभाव के कारण। यानी कि अभी तक भी गांव गांव में शिक्षा नहीं पहुंची है, वहां पर भी अभी तक इसी भ्रम में लोग पड़े हुए हैं कि अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा नौकरियां होंगी, है ना, हर बच्चा ज्यादा पैसा भी होगा, काम भी हमारे आसान हो जाएंगे। तो ये क्या है, केवल एक भ्रम है, जबकि इसका पूरा अपोजिट होगा। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी समस्याएं उतनी ज्यादा उत्पन्न होंगी। समस्या क्या उत्पन्न होंगी, जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास में कमी आने लग जाएगी, है ना। जो आपके जंगल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लोग हर कोई, अब लगाओ एक परिवार में 6 बेटे हैं तो वो 6 बेटे अपना अपना घर बना रहे, तो जंगल का नुकसान तो करा, है ना। उनमें क्या हो रही, धीरे धीरे अन्न की कमी, आवास की कमी, भोजन की कमी, ये सब क्या होने देखने के लिए मिलती है हमें, संसाधनों की कमी जनसंख्या वृद्धि के बाद हमें देखने के लिए मिलती है। अभी की जनगणना के अनुसार अभी कुछ आएंगे आंकड़े तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से क्या होगा। अब जनसंख्या विस्फोट के कारण हम जब बात कर रहे हैं तो जनसंख्या विस्फोट के कारण हम क्या कह रहे हैं, समस्याओं की जब मैं बात करती हूं, समस्याओं की जब हम बात कर रहे हैं तो समस्याएं क्या होगी, क्या हो रहा है, धीरे धीरे संसाधनों की कमी हो रही है ना। क्या हो रहा है, संसाधनों की कमी हो रही है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सारे संसाधनों का उपयोग करूं, लेकिन जनसंख्या अगर इतनी ज्यादा होगी तो चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी और हर व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, उससे वंचित रह जाएगा। तो संसाधनों की कमी रहेगी, है ना। और बहुत सारे क्षेत्रों में क्या है, भूखमरी भी फैली हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, अन्न की कमी, है ना, अन्न की समस्या भी रहेगी, ठीक है। किसकी समस्या रहेगी, भोजन, अन्न, हम पोषण की बात करें, इन सब की क्या रहेगी, कमी रहेगी, है ना। आवास की कमी रहेगी, आवास की कमी रहेगी, यानी कि भाई हर किसी को अब रहना है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, आवाज कह रही हूँ मैं, वो बच्चा आवाज कह रहा है कि मैम आवाज नहीं आ रही है, मेरे मुंह से भी वही निकला। तो यहाँ पर क्या होगा, आवास की भी धीरे धीरे कमी हो जाती है, ठीक है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर इस जनसंख्या को रोकने के लिए तभी तो सरकार के द्वारा परिवार नियोजन लेकर के आए, लोगों को जागरूक किया कि 2 बच्चे सबसे अच्छे, नारा लगाया जाता था। क्यों, वो ये बताते थे, लघु परिवार का नारा लगाया गया, जितना छोटा परिवार उतना खुशहाल परिवार, समझ गए, उसके महत्व को बताते थे, छोटे घर घर जा करके। बताओ, मतलब कि इतना ज्यादा, हाँ बेरोजगारी भी होगी, बिल्कुल सही बात करी है राजेश ने, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, जनसंख्या इतनी ज्यादा होगी तो बेरोजगारी भी होगी, है ना। कहाँ कहाँ देंगे रोजगार, और जनसंख्या कम रहेगी तो परफेक्ट आपको हर जगह काम मिलेगा मिलेगा, समझ गए। तो यही सारे कारण हो गए जो अभी बेरोजगारी की बात करो ना कहीं इसका रोल जनसंख्या का भी है, ठीक है। तो ये क्या करना है, अब आप लोग आने वाली जनरेशन हो तो आपको, जब आप पढ़े लिखो तो आपको पता होगा, है ना, आपको पता होगा कि अब क्या करना है हमें,
ये सारे रूल को फॉलो करना है, ठीक है। और अपने आसपास, अपने गांव में, अपने जो भी छोटे भाई बहन हो, सबको ये दो, ये जानकारी दो। जब तक शिक्षा का अभाव रहेगा तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए शिक्षा को जितना ज्यादा फैला सकते हो उतना ज्यादा फैलाओ, ताकि क्या हो, आने वाले भविष्य को का जो भविष्य रहे, आने वाली जो जनरेशन हो उनका भविष्य भी उज्जवल रहे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ठीक 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 ठीक, चलो ये बात क्लियर है। तो आपने जनसंख्या विस्फोट के बारे में ये सारी बात कर दी है। अब दिमाग यहां पर आ जाता है, हमने समस्या की बात तो कर ली है। शहबाज खान, आवाज नहीं आ रही है? और बच्चों को तो आ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा ये ठीक है। अब यहाँ पर हमने समस्या की तो बात कर ली है ना। समस्या तो हर कोई बताता है ना। आसपास देख सकते हो आप, समस्या कितने सारे लोगों के पास है, लेकिन उसका समाधान किसी के भी पास नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको जनसंख्या यानी कि जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत ये जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, यानी कि हर साल यहाँ पर इतनी सारी जनसंख्या जो बढ़ रही है, आखिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, जो गाँव गाँव तक जो शिक्षा का अभाव है उसको कैसे दूर किया जाए कि 2 बच्चे सबसे अच्छे, छोटा परिवार खुश परिवार, है ना। तो देख सकते हो आप, अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि हर छठा व्यक्ति, ठीक है, हर छठा व्यक्ति, अब तो ज्यादा ही लग रहा है मुझे, हर छठा जो व्यक्ति होता है, जब जनसंख्या की गणना की जाती है तो वो कौन होता है, भारत का व्यक्ति होता है। पूरे विश्व में जब हम हर छठे व्यक्ति को जब हम गिनती कर रहे हैं तो वो छठा व्यक्ति क्या है, हमारा भारतीय ही है, जिसने अपनी सबसे ज्यादा भूमिका निभाई है जनसंख्या में, ठीक है। और क्षेत्रों में तो चलो आगे बढ़े, लेकिन ये नहीं करना है कि हमें जनसंख्या के क्षेत्र में आगे बढ़ करके अपना नाम पहले नंबर पे लेके आना है। तो देश का भविष्य आप सब लोग हो, इसलिए जनसंख्या को हमें क्या करना है, कम करना है। तो इसके लिए अब हम क्या पढ़ते हैं, इसके उपायों को पढ़ते हैं कि आखिर जनसंख्या को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अच्छा, अब जनसंख्या, एक और चीज है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या रहे होंगे, है ना। कभी आपने सोचा कि आखिर ये जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसके कारण क्या रहे होंगे? तो चलिए इसके कारण के लिए एक पेज लेती हूं मैं, पेज नहीं है, देखो ये जो जनसंख्या विस्फोट की हम बात कर रहे हैं ना, हमें तो पता है, ठीक है, ये जनसंख्या बढ़ तो रही है, लेकिन इसके कारण क्या है, कारण, अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, कारण के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम इसके कारणों की बात करते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, माता व शिशु मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, शिशु मृत्यु, यानी कि जब क्या होंगे, किसी क्षेत्र में लगातार केवल जन्म ही जन्म हो रहा होगा और किसी की मृत्यु नहीं हो रही है, तो वहां पर जनसंख्या ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। ये बात क्लियर है। शिक्षा का अभाव भी हम इसमें डाल सकते हैं, शिक्षा का अभाव भी यहाँ पर एक पॉइंट बन सकता है कि लोगों को नहीं पता है कि आखिर हम जनसंख्या जो इतनी ज्यादा बढ़ रही है उस जनसंख्या को कंट्रोल कैसे कर सके, है ना। तो बहुत बड़ा पॉइंट, तो सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि लोगों को नहीं पता है कि आखिर हम जनसंख्या को कंट्रोल किस तरह करें, कैसे करें, है ना। और एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जनन आयु वाले व्यक्ति है, जनन आयु वाले व्यक्ति है, जनन आयु वाले व्यक्ति है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा अधिक है। व्यक्ति है, उनकी संख्या क्या है, व्यक्तियों की संख्या जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा अधिक है। अब इससे क्या होगा, सोचो, सारे के सारे, यानी कि जो हमारे हम बात कर रहे हैं ना, लगभग जो 16 साल से अप एज के हैं उनकी आयु ज्यादा है, यानी कि जिनके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास हो गया है, किशोर अवस्था में आ गए हैं, सबके सब जवान जुआन बन गए हैं, इनकी संख्या ज्यादा है। अब अगर इनकी संख्या ज्यादा होगी तो इस एज में शादियां भी हो रही है ना, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, तो उतने ज्यादा क्या होंगे, बच्चे रहेंगे, तो वो क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ठीक है। और अगर सोचो बाल्यावस्था के ज्यादा व्यक्ति रहते, ठीक है, और जनन आयु के कम रहते, तो कहीं ना कहीं थोड़ा गैप तो रहता ना, लेकिन सारे के सारे जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए वही क्या कर रहे हैं, वही जनसंख्या वृद्धि में अपना योगदान निभा रहे हैं। क्लियर हो गया इतनी बात, बिल्कुल सही, क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये जो जनसंख्या हमारा विस्फोट हो गया है इसको कैसे कम किया जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम
उपायों का उपयोग करेंगे, यानी कि कुछ गर्भ निरोधक उपाय, अर्थात ऐसे उपाय जिसमें हम क्या कर सके, शिशु को जन्म ही ना होना दे। यानी कि हम यहाँ पर जैसे जो हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पर शिशु का जन्म से क्या मतलब है कि वो शिशु का जन्म कैसे हो रहा है, जब अंडाणु और शुक्राणु इन दोनों की निषेचन की क्रिया हो रही है। या तो आप क्या करो, इस शुक्राणु और निषेचन की क्रिया को कम कर दो या बंद कर दो, तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जनसंख्या रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम पढ़ने वाले हैं क्या, कुछ आदर्श गर्भ निरोधक के बारे में। ये यहाँ पर वो उपाय होने वाले हैं जो कि क्या करेंगे, अंडाणु और शुक्राणु की क्रिया को, ठीक है, ये क्या करते हैं, अंडाणु व शुक्राणु, कुछ ऐसे होंगे जो अंडाणु व शुक्राणु की क्या करेंगे कि निषेचन की क्रिया को रोकेंगे, निषेचन की क्रिया को रोकेंगे। अब सोचो अगर निषेचन की क्रिया ही नहीं हुई तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर शिशु बनेगा ही नहीं, है ना। और क्या हो सकता है, कुछ ऐसे यहाँ पर गर्भ निरोधक उपाय की बात करेंगे जो अंतःरोपण ही ना होने दे। ठीक है, माना बात गलती से निषेचन की क्रिया हो भी गई, अब निषेचन के पश्चात युग्मनज बन रहा है, वो युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित हो रहा है और भ्रूण कहाँ जाएगा, सीधा के सीधा गर्भाशय में अंतःरोपित होने जाएगा ना। तो अगर हम अंतःरोपण को ही बाधित कर ले तो क्या यहाँ पर किसी भी शिशु का निर्माण होगा, नहीं ना। तो यहाँ पर ये जो गर्भ निरोधक उपाय है ये क्या होंगे, कुछ इस तरीके से होंगे, यानी कि अंतःरोपण को रोक सके। ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ पर गर्भ निरोधक होंगे जो कि क्या करेंगे, कुछ हार्मोनल होते हैं जो कि शुक्राणु को मार दे, या फिर है ना जो क्या कर दे, शुक्राणु को खत्म कर ले, शुक्राणु नाशक रहे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके गर्भ निरोधक उपाय की क्वालिटी होगी जो भी आप यूज करोगे यहाँ पर। ठीक है, उनके ये क्वालिटी होगी कि यहाँ पर कैसे भी करके हमें शुक्राणु की निषेचन की क्रिया को रोकना है, अंतःरोपण को रोकना है, संगर्भता को रोकना है, तब जाकर के आगे शिशु नहीं बनेगा। अब हम गर्भ निरोधक उपायों को पढ़ने से पहले हम गर्भ निरोधक उपाय के क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर बेनिफिट, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि एक आदर्श गर्भ निरोधक की बात, अब आप अगर गर्भ निरोधक हम बात करें कि जनसंख्या को कम करना है, कम करना है। अब किसी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति है, एक गांव में हम चले गए, ठीक है, हम वहां पर बताना चाह रहे हैं लोगों को कि भाई किस तरीके से आपने जनसंख्या को कंट्रोल करना है ना। लेकिन वो तो गांव के लोग हैं ना, वो तो डरेंगे ना, हम उनको कोई भी अगर गर्भ निरोधक उपाय के बारे में बताएंगे तो वो क्या सोचेंगे, अरे भाई पता नहीं क्या दे रहे हैं हमें, है ना, ये पता नहीं क्या बता रहे हैं, इससे कहीं मेरे को बाद में दिक्कत हो गई तो क्या। इसलिए यहाँ पर जो गर्भ निरोधक उपाय होंगे उनको वो होने कैसे चाहिए, आदर्श होने चाहिए। यानी कि अब उनका आदर्श बनने का क्या क्या कारण होगा, इसके पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आदर्श जो गर्भ निरोधक उपाय होते हैं, आखिर इसकी क्वालिटीज क्या होंगी, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाले होने चाहिए। पहला क्या बोला है कि जो भी ये कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड को यूज करेगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो भी हमारे गर्भ निरोधक उपाय होने चाहिए, जो भी इनका प्रयोग करेगा, जो भी व्यक्ति इनका प्रयोग करेगा, उसके क्या होगी, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, है ना। सबसे पहले तो यही देखोगे ना, गांव में चले जाओगे तुम्हें डंडे मार के भगा देंगे, इसलिए क्या है, पहले उनको ये विश्वास दिलाना है कि इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और क्या होने चाहिए, और होने चाहिए क्या, आसानी से उपलब्ध हो सके। अब ऐसा नहीं कि गांव वाले गाड़ियां बुक कर करके जा रहे हैं जी हमारे गर्भ निरोधक उपाय को लेने के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो जो गर्भ निरोधक उपाय है, वो जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए जो गर्भ निरोधक उपाय है वो क्या होने चाहिए, आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, फिर और क्या होने चाहिए, प्रभावी होने चाहिए। अब ये नहीं कि हमने यहाँ पर गर्भ निरोधक उपाय को यूज तो कर लिया लेकिन उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, है ना, वो 4-5 बच्चे तो हो गए, अब क्या। तो इसलिए क्या होना चाहिए, एक आदर्श गर्भ निरोधक की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, उसका प्रभाव दिखना चाहिए। अगर हमने जिस भी पर्पज से उसको यूज करा, वैसे तो हमने क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या हो, निषेचन की क्रिया ना हो, शिशु ना बने, भ्रूण ना बने, इसको रोकने के लिए हम क्या करना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। ठीक है,
और क्या होना चाहिए, जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव ना हो। मैंने कहा ना, अगर आप गांव में चले जाओगे तो आपको बताना पड़ेगा, वहां पर क्या बताना पड़ेगा कि जो गर्भ निरोधक उपाय आप यूज करोगे इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उस आदर्श गर्भ निरोधक की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जो भी उसको यूज करे उसको किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े, नुकसान ना हो। ये क्या है, एक आदर्श गर्भ निरोधक की क्वालिटीज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी हो, ठीक है, देखो दुष्प्रभाव नहीं हो भी तो कम से कम हो। तो यानी कि मतलब यानी कि बहुत कम ही होते हैं कि जो गर्भ निरोधक उपाय यूज करेंगे उससे कोई हानि हो। ठीक है, ठीक, क्लियर। उसके साथ ही ये क्या हो, उपभोक्ता कर यानी कि जो भी उपयोग करता है उसकी कामिक्षा, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक ना हो। यानी कि यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर वो आदर्श गर्भ निरोधक का अगर वो व्यक्ति यूज कर रहा हो तो उसके अंदर किसी भी तरीके की सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेकर के कोई भी जो भी इच्छा रहेगी उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, है ना। तो वो क्या होना चाहिए, एक आदर्श गर्भ निरोधक की ये क्या होगी, एक क्वालिटी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि उसका मन ही क्या हो गया, कम हो गया कि हाँ छोड़ो, है ना, ऐसा कुछ। क्लियर। फिर उसके बाद है आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे गर्भ निरोधक उपाय के गुण है, क्वालिटी है कि ऐसा होना चाहिए, तभी क्या करेंगे लोग उसको यूज करेंगे। अगर लोगों के मन में पहले से ये डर भरा होगा कि ये गर्भ निरोधक का उपाय करके कहीं मुझे ये बीमारी हो गई तो, कहीं कुछ हो गया तो, जब ये चीज डर हटेगा तभी वो क्या करेंगे, उन जो भी हम उनको युक्तियां बताएंगे उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले क्या पढ़ी, क्वालिटीज पढ़ी। एक आदर्श गर्भ निरोधक की वो प्रभावी होने चाहिए, उनसे नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, साथ ही साथ और क्या हो, जो भी क्या होगी उनकी काम इच्छा होगी जब मैथुन की क्रिया हो रही हो उसमें किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, हम दो हमारे दो मैम जी गांव में यही है, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। ठीक है, अब चलो आगे। अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने तो आपको बता दिया कि एक आदर्श गर्भ निरोधक उपायों के बारे में, यानी कि इसकी क्वालिटीज बता दी। अब देखो हम लोग क्या गए, आप खुद भी इमेजिन करो कि हम सब क्या जा रहे कि हम गांव में जा रहे है ना, जहां पर शिक्षा का अभाव है। हमने सबसे पहले उनके बाद पहले हमने उनके सामने क्या रखी, बात रखी। कौन सी बात रखी, जनसंख्या बढ़ रही है ना, और जनसंख्या बढ़ने के जो नुकसान है हम उनको ये बताएंगे। तो गांव वाले बोलेंगे अच्छा हाँ ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना। अब हम उनको क्या बताएंगे कि जनसंख्या को कंट्रोल कैसे किया जाए, है ना। तो वो सोचेंगे हाँ भाई बताओ जी बताओ हमें, है ना, सब बैठे हुए तो हम बता रहे हैं उनको, तो एक्सप्लेन ऐसे ही करोगे आप। फिर वहां पर आप क्या बताओगे कि आपको ऐसी ऐसी युक्तियां यूज करनी है, लेकिन उससे पहले उस युक्ति के पहले क्या बताओगे, गुणों को बताओगे कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, है ना, ये बड़ी प्रभावी होगी, उसकी क्वालिटीज बताओगे, तभी जाकर के तो उनको आप पे विश्वास होगा। जब आपने विश्वास ले लिया उसके बाद आप क्या बताओगे उनको, क्या क्या युक्तियां, तब आप उसको पूरा एक चार्ट याद करवाओगे, जैसे कि मैं आपको अब याद करवाने वाली हूं। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो गर्भ निरोधक उपायों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो गर्भ निरोधक उपाय के बारे में पढ़ने वाले हैं। उपाय, ठीक है, तो यहां पर जो गर्भ निरोधक उपाय है वो अलग अलग है, यानी कि वो बहुत सारे प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के। कुछ इसमें प्राकृतिक विधियां आती है, कुछ इसमें हम कह सकते हैं रासायनिक विधियां आती है जिसमें आप क्या कर रहे हो, दवाइयों को यूज कर रहे हो, है ना। कुछ यहाँ पर रोध का यूज किया जाता है, कुछ क्या होगा शल्य क्रिया भी की जाती है ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो अब चले, अब हम उनको जो हम गांव वालों के वहां गए थे ना सबके सब, अब हम उन्हें बताने वाले हैं कि चलो हम आपके सामने एक पूरा का पूरा क्या रख रहे हैं, यहाँ पर गर्भ निरोधक उपाय का एक क्या कह सकते हैं खजाना रख रहे हैं, है ना। आपको जो पसंद आए आप उसको उठा के ले जाना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम क्या, सबसे पहले कि आखिर क्या होगा, प्राकृतिक विधियां। पहला क्या होगा, प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियां, देखो ये जो प्राकृतिक विधियां है ना, ये थोड़ा क्या होगा, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा उसको भी समझ आएगा, ठीक है, लेकिन आप एक्सप्लेन करोगे तो सबको पता होगा। प्राकृतिक विधियों में हम किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी भौतिक उपकरण या कोई भी युक्तियां यूज नहीं करते। यहाँ पर हम एक तरीके से कह सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं, है ना।
यानी कि जिसने मेरे साथ चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है, हमको पता है कि आर्तव चक्र क्या होता है, कब यहाँ पर अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है ना, प्रसव के पश्चात स्तनपान आप सबने पढ़ा है, ये क्लियर है, ठीक है। तो जिसने ये चैप्टर पढ़ा था चैप्टर नंबर 3, उसको पता चल जाएगा कि प्राकृतिक विधियों में हमें क्या क्या, किस तरीके से प्राकृतिक विधियों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन की क्रिया को रोक सकते हैं। गर्भ निरोधक उपाय का जो मतलब है, हमारा जो मोटो है, क्या करना है हमें, अंडाणु शुक्राणु की निषेचन की क्रिया को रोकना है। अगर ये एक बार निषेचन की क्रिया हो गई तो उसके पश्चात हम अंतरोपण को रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेन मोटिव यही है कि यहाँ पर निषेचन की क्रिया होने ही नहीं देना है, जब नहीं होगी तभी जाकर के आगे कोई भी संतति नहीं बनेगी। क्लियर, चलो अब आगे प्राकृतिक विधियां तो हो गया, ठीक है। और क्या पढ़ोगे इसमें, पहले चार्ट याद कर दो, फिर एक एक करके क्लियर हो जाएगा। दूसरा आप क्या पढ़ोगे, रोध के बारे में पढ़ोगे। रोध यानी कि यहाँ पर कुछ सबसे ज्यादा फेमस जो आज के टाइम पर है वो यही रोध है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, बैरियर कहते हैं, ठीक है। रोध यानी कि एक तरीके से ये क्या है, भौतिक उपकरण होते हैं। एक तरीके से आप इसको एक दरवाजे के रूप में, एक डोर होता है ना घर का, उस तरीके से अभी याद कर लो, फिर मैं आपको और क्लियर कर दूंगी, ठीक है। फिर क्या होती है, कुछ रासायनिक विधियां होती है, ठीक है। रासायनिक विधियों की अगर मैं बात कर रही हूं, रासायनिक विधियां, तो रासायनिक विधियां में यानी कि यहां पर क्या होगा, हमारे कुछ हार्मोन से निर्मित कुछ गोलियों का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, कुछ गोलियां होती है जो क्या करती है, महिलाएं खाती है, और उनके द्वारा जब ये महिलाएं खा रही है तो वो क्या कर सकती है, गर्भ धारण से बच सकती है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, और होता है यहां पर क्या, अंतः गर्भाशय युक्ति, ठीक है। एक कौन होती है, अंतः गर्भाशय युक्तियां होती है, गर्भाशय युक्तियां होती है, ठीक है। ये देखो, यानी कि ये भी क्या होती है, मादा के द्वारा, यानी कि मादा गर्भाशय यानी कि मादा के गर्भाशय में लगाई जाती है, और ये भी क्या करेगी, निषेचन की क्रिया को रोकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ क्या पढ़ेंगे, टीकों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कुछ टीके भी उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, कुछ टीके होते हैं, टीके होते हैं जो कि क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, कब, जब मैथुन की क्रिया होगी उस टाइम पर, ताकि क्या हो, यहाँ पर निषेचन की क्रिया रुक सके या फिर संगर्भता रुक सके। तो इसके लिए कुछ टीके भी यहाँ पर महिलाओं के द्वारा यूज किए जाते हैं, ये बात भी क्लियर है। और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर शल्य क्रिया, शल्य क्रिया यहाँ पर क्या होगा, लास्ट होगा, किसके द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा, शल्य क्रिया। तो ये क्या होगा, नर भी यूज कर सकता है और मादा भी यूज कर सकती है, दोनों में से एक कोई भी यूज कर लेगा तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया रुक जाएगी। तो ये हमारे कुछ क्या है, आदर्श गर्भ निरोधक उपाय है। इतनी बात सबको क्लियर। प्राकृतिक विधियां जिसमें किसी भी तरीके की कोई भी आपको वस्तुओं का यूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा नॉलेज आपका काम आएगा। रोध में भौतिक उपकरण यूज करते हो, रासायनिक विधियों में जो रसायन यानी कि हार्मोन्स इन सब से मिलकर के, जो केमिकल से मिलकर के गोलियां बनी होगी, महिलाओं के द्वारा ली जाती है। अंतः गर्भाशय युक्ति यानी कि जो माता के गर्भाशय में लगाई जाएगी, और ये क्या करेगी, इनका मोटो होगा कि यहाँ पर निषेचन की क्रिया को रोक सके। फिर टीके, कुछ टीके लगाए जाते हैं जो कि संगर्भता को होने से रोकते हैं, निषेचन की क्रिया होने से रोकते हैं। और शल्य क्रिया तो निषेचन की क्रिया होने ही नहीं देते हैं, ये तो कौन करेगा, सीधा डॉक्टर करेगा। सीधा कौन करेगा, ये सीधा आपके जो डॉक्टर होंगे वो काम करेंगे इसका, ठीक है। और ये जो अंतःगर्भाशय, देखो डॉक्टरों के क्या क्या काम है, एक तो शल्य क्रिया में वो अपनी योगदान निभाएंगे, और एक अंतःगर्भाशय में, अंतःगर्भाशय युक्तियां भी आप स्वयं नहीं लगा सकते हो, यहाँ पर भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, नर्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, ठीक है। टीके भी आप नर्स वगैरह से लगा सकते हो, ठीक है। अब गोलियां क्या कर सकते हो, आप स्वयं खा सकते हो, ठीक है, कहीं पर भी, ये आपकी गोपनीयता को बनाए रखेंगे। तो ये क्या है, गोलियां, गोलियां क्या खुद लेकर के खा सकते हो। रोध का उपयोग भी आप खुद कर सकते हो। प्राकृतिक विधियों में आपके लिए नॉलेज चाहिए। तो यही क्या है, हमारा पूरा का पूरा गर्भ निरोधक उपाय है। आपके एग्जाम पर्पस से अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। शल्य क्रिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अंतःगर्भाशय युक्तियों का बनता है, कभी कभी यहाँ पर गोलियों का एक दो प्रश्न उठ जाता है, और कभी कभी प्राकृतिक विधियों का। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलो इतनी बात आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम किसमें, सबसे पहला हम पढ़ने
करने वाले हैं आज क्या, प्राकृतिक विधियों के बारे में, यानी कि किस तरीके से हम प्राकृतिक विधियों का यूज करके, अपने नॉलेज का यूज करके अंडाणु और निषेचन की क्रिया को रोक सकेंगे। ठीक है, नर और मादा युग्मक की जो निषेचन की क्रिया है आखिर उसको हम किस तरीके से क्या कर सकेंगे, रोक सकेंगे। ठीक है, तो गर्भ निरोधक उपाय की हमने बात करी है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, पहला आता है आवधिक संयम। ठीक है, प्राकृतिक विधियां, प्राकृतिक विधियां ये क्या है, गर्भ निरोधक उपाय की प्राकृतिक विधियां है जिसमें आपका नॉलेज काम आएगा। ठीक है, इसका मोटो क्या है, यहां पर याद रखना है, अंडाणु व शुक्राणु की निषेचन क्रिया को रोकना, निषेचन क्रिया रोकना। ठीक है, गर्भ निरोधक उपाय का यही क्या है, मोटो है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक विधियों में आवधिक संयम, आवधिक संयम की बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। दूसरी हम बात करेंगे किसकी, बाह्य स्खलन की, बाह्य स्खलन की। स्खलन की। ठीक है, और तीसरी हम किसकी बात करेंगे, तीसरी हम बात करेंगे किसकी, प्रसव की, है ना, स्तनपान की, सॉरी, स्तनपान अनावर्त की। ठीक है, ये तीन जो विधियां हैं यही क्या है, आपकी प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत आता है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आवधिक संयम की बात, है ना। तो आवधिक संयम में आप सबको ये बात तो पता है, आपने मेरे साथ आर्तव चक्र पढ़ा था, है ना। तो आर्तव चक्र जो कि महिलाओं में होता है ना, महिलाओं में होने वाला जो आर्तव चक्र है उसमें आप सभी को पता है जो अंडोत्सर्ग की क्रिया, यानी कि जब उसके अंडाशय से अंडाणु निकल जाता है उस क्रिया को हमने अंडोत्सर्ग कहा। तो वो अंडोत्सर्ग की क्रिया कब होती है, 14वें दिन होती है, इतनी बात क्लियर है। यानी कि आपको पता है कि वो अंडाणु की लाइफ कितनी है, 24 घंटे है। तो यानी कि जैसे ही 14वें दिन में वो निकला और वो कहाँ रहेगा, एक दिन तक, एक दिन तक कहा, यानी कि एक दिन तक वो कहाँ रहेगा, एम्पुला भाग में रहेगा अंडवाहिनी के। अगर इस दौरान कोई शुक्राणु आकर के उसको निषेचित करेगा तो इसका मतलब वो महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी, निषेचन की क्रिया हो गई। लेकिन हम यहाँ पर गर्भ निरोधक उपाय को पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक विधियों को पढ़ रहे हैं, तो हमें निषेचन नहीं होने देना है। तो हमने यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि हर महिला की बॉडी में हार्मोन्स लेवल अप डाउन है। ठीक है, तो जो उनका आर्तव चक्र है वो भी ऐसा नहीं है कि हर सारी महिलाओं का आर्तव चक्र एक साथ चल रहा है। ठीक है, तो हर महिलाओं का जो बॉडी का सिस्टम है बिल्कुल अलग अलग चल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 14वां दिन ना मान करके हम कितना मानेंगे, लगभग 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक। ठीक है, कितना, 10वें दिन से लेकर कितना, लगभग 17वें दिन तक, 17वें दिन तक, कब के, आर्तव चक्र के। ठीक है, आर्तव चक्र के बाद, है ना, आर्तव चक्र के 10वें दिन के से कब तक, 17वें दिन तक। यहां पर जो फीमेल और मेल होंगे उनके बीच में मैथुन की क्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए, मैथुन नहीं होना चाहिए, मैथुन क्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जब मैथुन की क्रिया नहीं होगी, माना बात इस महिला का 12वें दिन में ओव्यूलेशन हो गया और कोई शुक्राणु ही नहीं है, मैथुन की क्रिया हुई नहीं है, तो शुक्राणु कैसे पहुंचेगा, तो वो बच गई महिला, है ना, वो प्रेग्नेंट होने से बच गई। ठीक उसी तरीके से हर महिला के लगभग हमने 10 से 17वें दिन, जैसे उसका पीरियड्स टाइम स्टार्ट हुआ, पीरियड्स टाइम के 10वें से लेकर के 17वें दिन यहाँ पर महिला किसी भी तरीके का अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करती है तो यहाँ पर बड़े चांसेस हो जाएंगे कि वो क्या नहीं होगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर, ये एक नेचुरल वे है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नेचुरल वे है। ये हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, हार्मोन्स लेवल अप डाउन है, तो ये हम कह नहीं सकते कि एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रभाव हो ही हो, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्लियर, तो ये हो गया। ठीक, उसके बाद
दूसरा आता है बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन में क्या होता है, जब भी मैथुन की क्रिया के दौरान, ठीक है, यहां पर क्या होता है, मैथुन क्रिया के दौरान जो पुरुष होता है, जब मैथुन की क्रिया हो रही हो तो जो पुरुष होगा यानी कि जो नर होता है वो क्या करेगा, जैसे ही वीर्य सेचन की क्रिया होने वाली होगी, है ना, जैसे ही वीर्य सेचन होने वाला होगा वो क्या करेगा, स्त्री की योनि से अपने लिंग को बाहर निकाल देगा, यानी कि बाहर स्खलन कर लेगा, किसका, उस वीर्य का, ठीक है, वीर्य का क्या करेगा, बाहरी स्खलन कर देगा। तो मैथुन क्रिया के दौरान नर क्या करेगा, वीर्य स्खलन क्या करेगा, बाहर कर देगा, बाहर, ठीक है, इतनी बात क्लियर, ठीक। तो यहां पर क्या कर लेगा, वो अपने लिंग को बाहर निकाल देगा, इतनी बात क्लियर। तो ये आपने ध्यान रखना है, इतनी बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है स्तनपान अनावर्त। स्तनपान अनावर्त आप सबको मैंने क्या बताया था, प्रसव, है ना, जैसे प्रसव की क्रिया हो गई उसके पश्चात 6 माह का दूध सुख जो हमारा शिशु होता है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्या होता है उसमें, बहुत ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक होती है। तो यहीं पर ये जो 6 माह होते हैं ना, जिस समय जो माता होगी वो अपने शिशु को स्तनपान कराती है, तो इस दौरान यहाँ पर बहुत कम चांसेस, यानी कि ना के बराबर यहाँ पर चांसेस होते हैं कि अगर वो महिला कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो वहां पर उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, प्रसव के पश्चात लगभग 4 से 6 माह तक, ठीक है, वैसे 6 माह माना जाता है, 6 माह तक क्या होगा, गर्भधारण नहीं हो सकता, गर्भधारण नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो भी रहा है तो यहां पर किसी भी प्रकार की निषेचन की क्रिया नहीं होगी, इतनी बात क्लियर। ये बात ध्यान है क्योंकि इस समय क्या होता है, यहां पर हार्मोन्स लेवल कुछ अलग ही रहता है, ओव्यूलेशन की क्रिया ही नहीं होती है, यानी कि जो अंडा होता है वो अंडवाहिनी में आता ही नहीं है, तो निषेचन की शुक्राणु अगर पहुंच भी गया तो अंडा तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर इस समय भी क्या बढ़ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस समय भी संगर्भता से बचा जा सकता है। अब इन्हीं विधियों को अगर हम एनसीईआरटी लाइन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ध्यान से आप सभी ने देखना है, वही बातें हैं सारी की सारी। देखो क्या क्या बात बताई मैंने, सबसे पहले हम गर्भ निरोधक उपाय का बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखो जैसे प्राकृतिक, ठीक है, परंपरागत रोध की हम बात कर रहे हैं, आईयूडी की बात कर रहे हैं, मुंह से लेने वाली गर्भ निरोधक की बात कर रहे हैं, टीके की बात कर रहे हैं, है ना, अंतःरोपण तथा शल्य क्रिया, ये मैंने आपको चार्ट याद करवा दिया, ठीक है, तो आप यहां से देख लोगे। उसके बाद हम प्राकृतिक विधियां, सबसे पहले हमने किसके बारे में चर्चा की, प्राकृतिक विधियों के बारे में चर्चा की। तो प्राकृतिक विधियां, ये विधियां क्या करेगी, अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो प्राकृतिक विधियों का मेन मोटो यही है कि यहाँ पर जो अंडाणु है और शुक्राणु है इनकी निषेचन की क्रिया को किसी भी प्रकार से बाधित करना, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें से एक उपाय, तो पहला उपाय क्या है, यही आवधिक संयम की बात करी है, जिसमें एक दंपति माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि मानते हैं, यानी कि 10वें से 17वें दिन ये बना रहेगा महिला की बॉडी में कि यहाँ पर कोई अंडाणु आ सकता है। तो इसलिए इस समय अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है तो यहाँ पर गर्भधारण से बचा जाएगा, ठीक है। इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वर यानी कि गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण होंगे और इसे हम निषेच्य अवधि भी कहते हैं। देखो ये ध्यान रखना, आवधिक संयम का जो दूसरा नाम है वो क्या है, निषेच्य अवधि भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस रहती है निषेचन की, 10वें से 17वें दिन तक ज्यादा चांसेस होती है कि यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन हो सके। तो इस समय अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा तो फिर वो चांसेस खत्म हो जाएगा, क्लियर, ठीक। उसके बाद इस तरह से इस दौरान मैथुन ना करने पर गर्भाधान से बचा जा सकता है, ये बात क्लियर हो गई। फिर आओ आगे,
उसके बाद दूसरी विधि मैंने आपको क्या बताई, दूसरी विधि हम देख रहे हैं बाह्य स्खलन। तो बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन भी हम इसको कहते हैं, यानी कि एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर कर वीर्य सेचन से बच सकता है। तो ये भी यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, शुक्राणु को अंदर प्रवेश करने ही नहीं दिया, जिसके कारण यहाँ पर भी निषेचन की क्रिया नहीं होगी। ये बात क्लियर। उसके बाद स्तनपान की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस विधि में क्या कर रहे हैं, ये इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग तथा आर्तव चक्र शुरू नहीं होता है। यानी कि प्रथम 6 माह उस महिला की बॉडी में प्रसव के पश्चात प्रथम 6 माह तक, ठीक है, प्रथम 6 माह तक उस महिला की बॉडी में ना तो ओव्यूलेशन होगा, ठीक है, और ना ही कोई उसका क्या चलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं चलेगा तो फिर ओव्यूलेशन होगा ही क्यों, है ना। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि क्यों यहाँ पर इस दौरान बोला जाएगा कि यहाँ पर भी इस टाइम पर प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर मुझे लग रहा है आज तो टाइम हो गया है। इसके आगे के जो गर्भ निरोधक उपाय है वो हम क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी लाइन और रखिए। इसके लिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को मां के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। ये अवधि कितनी है, 4 से 6 माह तक, ठीक है। गर्भधारण के अवसर लगभग क्या होंगे, इस समय स्तनपान के दौरान लगभग 0 होते हैं। यह विधि प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 माह की अवधि तक ही कारगर मानी जाती है। चूंकि उपरोक्त विधियों में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता है, अतः इसके दुष्प्रभाव 0 है। अब देखो, एक आदर्श गर्भ निरोधक की जब मैंने बात करी तो वो उसके गुण क्या थे, दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सारी की सारी विधियां कैसी है, एक अनुमान से लगा रहे हैं हम, है ना। जैसे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओव्यूलेशन की बात करी तो वो क्या है, 10वें से 17वें दिन कभी भी हो सकता है। लेकिन फीमेल जो हार्मोन्स होंगे वो हर बॉडी में अलग अलग लेवल है उनका, ठीक है। तो यहाँ पर हम नहीं मान सकते हैं कि ये क्या हो, सफल ही हो। ये जो हम विधियां अपना रहे हैं जरूरी नहीं है कि ये सफल ही हो, ठीक है। तो हालांकि इसके असफल रहने की जो दर है वो भी क्या हो सकती है, काफी अधिक हो सकती है। क्लियर इतनी बात। तो आज की क्लास में हमने प्राकृतिक विधियों के बारे में पढ़ा है।